हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी जो हमारा जंतु विज्ञान है थर्ड सेमेस्टर का, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान के एमसीक्यू। ये रामबाण वीडियो आपके लिए साबित होगा, क्योंकि इसमें हम जीन रेगुलेशन जो है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं आपको बता दूं। एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा बायोटेक्निक्स से। बायोटेक्निक जो है हमारा बायोटेक्निक से रहेगा, जिसमें कि जैसे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सब के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ज़्यादा अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आप लोगों को अक्षर सही से दिखेंगे नहीं, वर्ड्स, इसीलिए इतना ही आप मैनेज कर लीजिए। ठीक है, इतने में दिख रहा है बढ़िया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, इन्हीं में से घूम के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपका बेस भी मजबूत होगा यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे 255 नंबर दिख रहा होगा, लेकिन हमारा आज का पहला ही क्वेश्चन है। इन ए कोलाई, फिर यहाँ पे आपका रिक्त स्थान कुछ है, फिल इन द ब्लैंक टाइप में क्वेश्चन है। ओपेरॉन्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग नियरली जीन्स, इसमें आपको भरना है। मतलब इन ए कोलाई 80 ओपेरॉन्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग नियरली 260 जीन्स, या फिर 75 ओपेरॉन्स ग्रुपिंग नियरली 260 जीन्स। तो ये आपका सेकंड वाला राइट होगा, क्योंकि ई कोलाई जो होता है इसमें लगभग 75 ओपेरॉन्स होते हैं, जो कि 260 जीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, टोटल 260 जीन से मिलकर 75 ओपेरॉन बने होते हैं। तो बैक्टीरिया में बहुत सारे ओपेरॉन्स होते हैं। ये एक बात आपको नोटेबल जो है यहाँ पे नोट कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपेरॉन जो होता है, ओपेरॉन ओनली प्रोकैरियोट में होते हैं, ओनली प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ओनली प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक, ओपेरॉन यूकैरियोट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो आपका यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स, ठीक है, इसमें ओपेरॉन नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा कि ओपेरॉन्स आर प्रेजेंट इन। अब उसमें मान लो यूकैरियोट प्रोकैरियोट नहीं है ऑप्शन में, तो ऐसे पूछ लेगा, बैक्टीरिया लिख देगा, फिर प्लांट लिख देगा, फंजाई लिख देगा, एल्गी लिख देगा। तो एल्गी, फंजाई, प्लांट, ये सब क्या है? यूकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल बेस में डाल के पूछ सकता है। इससे कई सारी चीजें एक में एग्जामिनर का बन जाती हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, और फिर दूसरी बात कि ओपेरॉन किस में पाया जाता है, ये भी। तो दो दो चीजें पूछ लेगा एक ही प्रश्न में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन। मतलब जो लैक ओपेरॉन होता है, लैक ओपेरॉन के एक्सप्रेशन के लिए इंड्यूसर के जैसे कौन काम करता है? फर्स्ट है लैक्टोज, या फिर लैक्टोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा लैक्टोज। इसका नाम ही है लैक ओपेरॉन। क्या नाम है? लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का मतलब ही क्या होता है? लैक ओपेरॉन मतलब, लैक का मतलब है यहाँ पे लैक्टोज से। किससे? लैक्टोज से। इसी तरीके से जो हमारा टीआरपी ओपेरॉन होता है, टीआरपी ओपेरॉन, यहाँ टीआरपी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन से। किससे? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंड्यूसर के जैसे लैक ओपेरॉन में लैक्टोज काम में आता है। कौन? लैक्टोज। ठीक है, तो दिवाली का मौसम है, यहाँ बहुत ज़्यादा पटाखे दग रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे
पटाखे वगैरह सुनाई दे रहे हो तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैक ओपेरॉन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक ओपेरॉन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो समझ लो फिर आपका सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी होगी फिर। पहला है लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइजेज एंड रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है, क्योंकि जो लैक्टोज होता है वो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट के जैसे काम करता है। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइजेज जो होता है इसके लिए लैक्टोज सबस्ट्रेट के जैसे यूज किया जाता है, लैक्टोज को यूज करता है, ठीक। और इसका काम क्या होता है, रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। ओपेरॉन को बंद करने और खोलने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सेकंड है लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 रेगुलेटरी जीन्स। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 रेगुलेटरी जीन्स। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रक्चरल जीन। या रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन। ये बात गलत है, निगेटिव रेगुलेशन होता है, 1 स्ट्रक्चरल जीन नहीं होती है। सेकंड सही है, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 रेगुलेटरी जीन्स। एक होती है जेड, एक वाई, एक आई, ठीक, अलग अलग टाइप की। वैसे तो 5 होती हैं लेकिन रेगुलेटरी जीन 3 होती है। टोटल जो स्ट्रक्चरल जीन में आपकी जीन्स पाई जाती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, लेकिन उसमें से 3 रेगुलेटरी जीन होती हैं, ठीक है। अब रेगुलेटरी जीन क्या है, सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है ऑलरेडी, आप देखे होंगे लैक ओपेरॉन या ओपेरॉन वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। अब यहाँ अगर हम टोटल चीज़ें डिस्कस करेंगे तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, ठीक है, पहला एंड सेकंड ओनली आर करेक्ट। तो 2 करेक्ट हैं, बाकी दोनों गलत हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं मिस हो गया क्या भाई, लग रहा है हाँ ये यहाँ पे है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है लैक्टोज या लैक लिखा मिल सकता है। लैक्टोज ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, लैक ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय लैक रिप्रेसर ओनली, लैक रिप्रेसर एंड सीएपी सीजीएमपी कॉम्प्लेक्स, लैक रिप्रेसर एंड सीएपी सीएएमपी कॉम्प्लेक्स। तो यही करेक्ट है ना, लैक रिप्रेसर एंड कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स। सीएएमपी का मतलब है साइक्लिक एमपी, यहाँ पे मतलब है साइक्लिक एएमपी। एमपी तो आप जानते ही हो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका नाम होता है पूरा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, मोनोफॉस्फेट। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये याद होंगी तभी काम चलेगा आपका। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला है, ठीक है। मैच कॉलम फर्स्ट विच कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये कुछ थोड़ा अच्छे दिख रहे होंगे, वहाँ थोड़े से ब्लर दिख रहा था आपको। तो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, यहाँ पे साइंटिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, उससे मैच करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट है टायलर एंड कोलिगस, इसको मैच करना है। हार्से एंड चेज, ग्रिफिथ, जेकब एंड मोनार्ड। तो ये सारी चीजें आप देखो, जेकब एंड मोनार्ड तो आप पढ़े ही हो। लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन किसने दिया था भाई, लेक ओपेरॉन जो है, ओपेरॉन हाइपोथेसिस किसने दिया था, ओपेरॉन हाइपोथेसिस जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था। तो फोर्थ का तो पक्का ए होना चाहिए। अब यहाँ देखो फोर्थ में किसमें ए है, ये है, ये 2 तो गलत हो गए, पक्का गलत ही होंगे। ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ जो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब
ये जो सी वाला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसके बारे में बताया था। आपको पता होगा ना, जब आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो रही थी, ये जानकारी नहीं थी पहले ना कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। तब बहुत सारे उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हार्से और चेज का एक्सपेरिमेंट वहीं से रिलेटेड है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एवेरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी, कई सारे साइंटिस्टों ने किया था। ठीक है, तो उसी में ग्रिफिथ का भी था। ग्रिफिथ ने ही ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। तो थर्ड का सी देखो किस में मिल रहा है, थर्ड का सी यहाँ मिल रहा है, मतलब राइट हो जाएगा सी। अब बाकी आपको देखना ही नहीं, क्योंकि थर्ड का सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब एक भी अगर तुम मैच कर लिए, और 12th में पढ़ के आए होगे ये सब, समझे, और इस बार भी पढ़े होगे। हार्से और चेज ने क्या किया था, इन्होंने डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फाइनल प्रूफ किसने दिया था, हार्स एंड चेज ने बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक मटेरियल होता है। इन्होंने केमिकली प्रूफ कर दिया था। ठीक, हार्से और चेज ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए जेकब एंड मोनोड वाला है, क्योंकि ये लैक ओपेरॉन से रिलेटेड है और मैंने लेक्चर में भी सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड अक्कर इन लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई व्हेन द ग्रोथ मीडियम हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज। बताइए भैया जल्दी से। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेक्चर देखा होगा, सुना होगा, वो कर लेगा। Which of the following events would occur in lake operon of E. coli when the growth medium has high concentration of lactose? जब मतलब भर का हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा ई कोलाई के अंदर, तब लेक ओपेरॉन में क्या प्रोसेस होगा, जल्दी से बताइए। The repressor protein attached to the promoter sequence and de-repress the operator, ये बात बिल्कुल गलत है। The structural genes fail to produce polycistronic mRNA, बिल्कुल नहीं फेल होगा भाई इसमें। कैसे, ये भी गलत हो गया, क्योंकि लैक्टोज तो प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जरूर पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनेगा, तो यहाँ पे फेल तो होगा नहीं। द इंड्यूसर मोलिक्यूल बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन, ये बात बिल्कुल अभी तक तो सही है। इंड्यूसर जो है हमारा कौन है, लैक्टोज है ना, लैक्टोज, लैक्टोज मतलब भर का प्रेजेंट है। द इंड्यूसर मतलब लैक्टोज मोलिक्यूल बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर सीक्वेंस, ये भी बात सही है। क्योंकि भाई लैक्टोज जब नहीं होता है, इधर समझो, जब लैक्टोज नहीं होगा तब रिप्रेसर से बाइंड नहीं करेगा लैक्टोज इंड्यूसर। जब बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, आरएनए पॉलीमरेज ये प्रोमोटर से बाइंड नहीं करेगा। प्रोमोटर से, जब प्रोमोटर से बाइंड नहीं करेगा तो जो एंजाइम है, एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। यही तो होता है लैकोपेरॉन में। तो यहाँ पे जब लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है रिप्रेसर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा और अपना सिंथेसिस चालू करेगा एमआरएनए का। तो ये एकदम राइट बात है। जब हाई कंसंट्रेशन में लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तब इंड्यूसर रिप्रेसर से बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन इजिली हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या था ऑप्शन, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। भाई ट्रांसलेशन की बात हम लैकोपेरॉन में कैसे कर सकते हैं भाई, हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हिच एंजाइम will produced in a cell in if there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene. Which enzyme will be produced in a cell and if there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? बताइए भाई। ट्रांस एसिटाइलेज, देखो LAC-Y जीन जो होता है ना, आपको पता है LAC-Y जीन में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, ट्रांस एसिटाइलेज या लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज,
या फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बस करेक्ट मिल गया हमको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर, अगर कोई इंड्यूसिबल ओपेरॉन है तो जीन जो होंगी वो कैसी होंगी, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस अ सिंगल टर्न देन ऑन, यूजुअली एक्सप्रेस्ड अनलेस अ सिंगल टर्न देन ऑफ, ऑफ तो होगा नहीं भाई। नेवर एक्सप्रेस्ड, ये भी बात गलत है, कहीं क्यों नहीं एक्सप्रेस होंगी, ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं। इंड्यूसिबल वाले में क्या होता है, जब इंड्यूसिबल जो हमारा इंड्यूसिंग एलिमेंट प्रेजेंट होगा तब वो एक्सप्रेस होगा, वरना नहीं होगा। तो ये नेवर और ऑलवेज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलवेज भी नहीं एक्सप्रेस करेगा और नेवर भी नहीं हो सकता, कि ऐसा है नहीं कि कभी ना करे। जब प्रेजेंट होगा मीडियम में तब वो काम करेगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो नहीं काम करेगा। तो फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस अ सिंगल टर्न देन ऑन। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है। इन लैक ओपेरॉन द जीन्स ए आई वाई एंड जेड कोड रिस्पेक्टिवली फॉर, कौन किसके लिए कोड करता है, ए क्या कोड करता है, आई क्या कोड करता है, वाई क्या कोड करता है, जेड क्या कोड करता है। भैया जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये खूब पूछा भी जाता है। तो आपको पता है जो ए होता है, ए ये तो ट्रांस एसिटाइलेज को करता है, किसको, ट्रांस एसिटाइलेज, किसको करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को करता है, ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज। ठीक है, तो देखो इसमें ट्रांस एसिटाइलेज इसमें मिल रहा है और आपको लास्ट वाले में मिल रहा है। फिर बात करते हैं हम आई जीन की, किसकी, आई जीन की। तो आई जो होता है ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, तो यहाँ परमिएज है आपका और यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन है। फिर देखिए वाई जीन जो है ये परमिएज बनाएगा, क्या बनाएगा, तो यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज कर दिए, ये गलत हो गया, ये परमिएज आपका मिल रहा है और जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइड, तो लास्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, आई सिंथेसिस करेगा रिप्रेसर प्रोटीन और वाई जीन जो है आपका ये बनाएगा परमिएज और लास्ट जो जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। ठीक, तो आपको ई वाला करेक्ट करना होगा। ठीक है, ई, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the lac operon is turned on when allolactose molecules bind to, the lac operon is turned on when allolactose molecule bind to, allolactose किससे बाइंड करेगा, जब रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा तभी तो टर्न ऑन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रिप्रेसर प्रोटीन। फिर उधर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम चालू कर देगा प्रोमोटर से बाइंड करके। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैच द एंजाइम इन कॉलम फर्स्ट विद द फंक्शन इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वही क्वेश्चन घूम के फिर से आया हुआ है, देखिए इसमें थोड़ा सा बदला हुआ है बस। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम होता है भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर लैक्टोज करवाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कौन करता है, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको जेड जीन कोड करता है। बात करते हैं परमिएज की, किसकी, परमिएज। तो परमिएज क्या करता है, परमिएज का काम होता है इंक्रीज टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है तो परमिएज क्या करता है, मान लो कि जैसे कि आप कल्चर मीडियम, ऐसे समझिए कि इस तरीके से ये जो लैकोपेरॉन है बैक्टीरिया में होता है, तो ये एक प्लेट है, प्लेट, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्या है, बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, इसमें आप लैक्टोज मोलिक्यूल डाल दिए, क्या डाल दिए, लैक्टोज, ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है, लैक्टोज है। ठीक, ये क्या है, लैक्टोज, और ये लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर जाएगा कैसे, तो इधर देखिए
ये मान लीजिए एक ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, इसको हम बाहर दिखा रहे हैं, ये बैक्टीरिया को हम बाहर बना दिए। अब इसके चारों ओर ब्लू कलर का क्या है, ब्लू कलर के मॉलिक्यूल हैं लैक्टोज के। तो लैक्टोज थोड़ा सा जब अंदर जाएगा, भाई थोड़ी बहुत परमेबिलिटी तो मेम्ब्रेन में होती ही है, तो थोड़ा बहुत तो अंदर ऐसे ही चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन जब ऑन हो जाता है लैकोपेरॉन, प्रोसेस करने लगता है, तब जब परमिएज एंजाइम सिक्रेट होने लगेगा, परमिएज एंजाइम अंदर बनने लगेगा बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो परमिबिलिटी होती है बहुत हाई हो जाती है, जिससे क्या होता है, लैक्टोज की कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, सारा लैक्टोज अंदर आ जाता है। ठीक, तो वही लिखा है इनक्रीज टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज का काम होता है। ठीक, लाइगेज का काम क्या होता है, ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स। लाइगेज तो आप लोग जानते हो लाइगेशन का काम करता है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगला है इसमें राइबोजाइम परमेबिलिटी। तो राइबोजाइम परमेबिलिटी जो है ये किससे आप मैच करोगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो बी वाला आपका करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है द इंड्यूसर फॉर स्विचिंग ऑन द लैकोपेरॉन इज बैक्टीरिया इच। इंड्यूसर फॉर स्विचिंग ऑन द लैकोपेरॉन इन बैक्टीरिया इच, बैक्टीरिया में लैकोपेरॉन को स्विच ऑन कराने के लिए इंड्यूसर बताना है आपको। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, बस सही, लैक्टोज की प्रेजेंस होनी चाहिए, यही तो इंड्यूसर का काम करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान, इन लैकोपेरॉन आई जीन कोड्स फॉर, आई जीन किसके लिए कोड करता है, इन लैकोपेरॉन आई जीन्स कोड फॉर इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन, नहीं, रिप्रेसर ऑफ लैकोपेरॉन, यह सभी तो करवाए थे, रिप्रेसर प्रोटीन। आई जीन जो होता है, आई जीन ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो मैं घुमा घुमा के वैसे ही क्वेश्चन ला रहा हूँ क्योंकि आपको रट जाए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम तक, इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और क्वेश्चन को देखते ही आप राइट आंसर क्लिक कर दें वहां। ठीक, पेपर को करने के बाद में एकदम आपको मजा आ जाए, आनंद मिल जाए, आपको लगे कि तुमने पेपर किया है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, सबको मैं एकदम एक एक क्वेश्चन रटा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सब आपको पहले से आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है इन द लैकोपेरॉन सिस्टम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कोडेड बाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके द्वारा कोड किया जाता है, फिर वही आसान क्वेश्चन घूम गया आया है, जेड जीन। जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग द लैकोपेरॉन concept which functional unit of the bacterial genetic material is responsible for suppressing the activity of the operator gene in the absence of lactose। बताइए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, तो इसका आंसर होगा रेगुलेटर जीन। क्या होगा, रेगुलेटर जीन। अकॉर्डिंग द लैकोपेरॉन concept which functional unit of the bacterial genetic material is responsible for suppressing the activity of the operator gene in the absence of lactose। तो वो होगा रेगुलेटर जीन। क्या होगा, रेगुलेटर जीन। चलिए आइए आगे आइए, अगला क्वेश्चन है यूजेनिक्स इन द ब्रांच कंसर्न्ड विद, यूजेनिक्स इज द ब्रांच, यूजेनिक्स एक ब्रांच है ना, शाखा है साइंस की, इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, बताइए भाई किसकी बात करते हैं, यूजेनिक्स जो है इसमें हम किसकी बात करते हैं, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस बाय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज, ये नहीं है भाई, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल, ये भी गलत। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट, गलत। जो यूजेनिक्स होता है, जो क्वाइंड बाय, जो टर्म यूजेनिक्स है इसको किसने दिया था, यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको मैं। यूजेनिक्स
टर्म किसने दिया था? इसको दिया था फ्रांसिस गैल्टन ने। फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। इट इज द स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय कंट्रोल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिजायरेबल ट्रेट। जो आपके डिजायरेबल ट्रेट हैं उसमें जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है बिटवीन इंडिविजुअल्स, उसके बारे में यूजेनिक्स में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में कोई भी नहीं मिला, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नन ऑफ दीज, ऊपर वाले में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। तो आ जाइए, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सब एज इट इज समझ में आ जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। जीन सीक्वेंसिंग हैज बीन डन फॉर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Among the 4 organisms given below, choose the organism not sequenced. Choose the organism not sequenced. बताइए भाई कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या फिर सेकेरोमाइसिस, ओराइजा सेटाइवा या सोलेनम ट्यूबेरोसम। देखो, ये जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, फ्रूट फ्लाई का नाम है किसका? फल मक्खी का। फल मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है फ्रूट फ्लाई का। सेकेरोमाइसिस क्या होता है? ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। ओराइजा सेटाइवा ये क्या होता है? धान का नाम है। किसका? धान का। और सोलेनम ट्यूबरेशन, ट्यूबरेशन जो होता है ये आलू का नाम होता है। तो ये इनमें से सभी सही हो जाएंगे। ठीक, मतलब इन सब में पाया जाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन में बना दे रहा हूं नन। ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से करेक्ट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड इन ह्यूमन जीनोम नियरली 10% आर कंटेन इन। बताइए, जितने भी जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में, उसमें से नियरली 10% आर कंटेन इन क्रोमोसोम 11 या 21 या वाई क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम फर्स्ट। जल्दी से बताइए भाई साहब। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है इसमें लगभग नियरली 10% जीन्स इसी में होते हैं। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन जीनोम इस लगभग 30,000। ठीक है, 30,000 जीनोम में जीन होते हैं। ठीक, आउट ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन जीनोम नियरली 10% आर कंटेन इन क्रोमोसोम फर्स्ट। क्रोमोसोम फर्स्ट हैज द मैक्सिमम जीन्स। क्रोमोसोम फर्स्ट हैज द मैक्सिमम जीन्स, मैक्सिमम जीन्स, दैट इज 2968 जीन्स। कितने होते हैं इसमें? टोटल 2968 जीन सिर्फ क्रोमोसोम फर्स्ट में पाई जाती हैं। कितने जीन होते हैं? 2968 जीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होती है इसमें लगभग। देखो, 30,000 का 3,000 है ना, तो लगभग 10% किसमें होती हैं? सिर्फ क्रोमोसोम फर्स्ट में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अगला क्वेश्चन है, येक रिफर्स टू। ये का मतलब क्या होता है भाई? ये एक जैक एक लैक। अगला क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इसका मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये का मतलब क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है, तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होगा। ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर जस्ट, तो वही करेक्ट आंसर है। कितने होते हैं नंबर भी आप याद रख लो तो अच्छा रहेगा। इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, राइट आंसर होगा सी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए।
locations or sites in the human DNA where single base DNA difference occurs called locations or site in the human DNA where single base DNA differences occurs, उसको क्या बोला जाता है, उस लोकेशन को क्या बोला जाता है? रिपीटेटिव डीएनए, वीएनटीआर, एसएनपी या फिर डब्ल्यूएससीपी या फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, क्या बोलते हैं भाई जल्दी से बताइए? तो उसको एस एन पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस एन पी। अगला क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन एम क्या होता है? बताइए जल्दी से बताइए। टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, मतलब मनुष्य के डीएनए में जितने भी सीक्वेंस प्रेजेंट हैं उनको पहचानना, ठीक है, और उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना कि वो जो सीक्वेंस है उनका काम क्या है। यही जो है मेन एम होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अगला क्वेश्चन है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक द रेडियो एक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल या सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरआरएनए? जल्दी से बताइए भाई साहब इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स करेक्ट होगा। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक द रेडियो एक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फिर से पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा दिख नहीं रहा हो तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट, अवेलेबल एट प्रेजेंट बताइए। तो इसमें जो जिंक फिंगर एनालिसिस है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर गिवन बेलो, नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेप स्टेप आइडेंटिफाई देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप होते हैं उनको करेक्ट स्टेप बताना है, आपको करेक्ट स्टेप बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो पढ़ो इसको तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल के क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। उसमें अपने आकार के, अपने वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में क्या किया जाता है, ब्लोटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को यूज करके हम ब्लोटिंग करते हैं। सदर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग पढ़े होंगे, ठीक है, और साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये सब ब्लोटिंग होती है ना। तो इसमें जैसे प्रोटीन के लिए अलग है, आरएनए के लिए अलग है, डीएनए के लिए अलग है, तो हम ब्लोटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सी हुआ, फिर ए हुआ, फिर ई हुआ। देखो सी ए बी सी ए ई, तो ये वाला तो सही लग रहा है, ये तो गलत है, सी सी, तो ये भी दोनों गलत हो गए। अगला इसमें चरण होता है हाइब्रिडाइजेशन विद डीएनए प्रोब। अब ये जो ब्लोटिंग किए हैं उसमें जो हमारे टुकड़े मिलेंगे डीएनए के, उसके लिए हम प्रोब तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, बने बनाए प्रोब भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो प्रोब से उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवाते हैं। फिर उसके बाद में हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो ई के बाद में आएगा हमारा बी, फिर आएगा डी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स,
भैया ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट यूज्ड एज अ प्रोब इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग या सैटेलाइट डीएनए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको बैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक। जैसे कि ये एक था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये आ गया आपका एक, ये है आपका बैक। तो बताइए भाई, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये सैटेलाइट डीएनए क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है भाई। हाँ अब आइए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट। क्यों भाई सैटेलाइट डीएनए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बताइए जल्दी से। बिकॉज इज सो हाई डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड आल्सो द सेम डिग्री ऑफ पोलीमॉर्फिज्म इज एन इंडिविजुअल। मतलब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है, बहुरूपता की, बहुरूपता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो इसका सैटेलाइट डीएनए है ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म एक पूरी पॉपुलेशन को लेकर अगर आप देखोगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें भी देखने को मिलेगा। और एक ही इंडिविजुअल के अंदर भी अगर डीएनए के अलग अलग पार्ट में देखोगे, सैटेलाइट डीएनए को चेक करके, वहां भी पॉलीमॉर्फिज्म हाई देखने को मिलेगी, व्हिच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बताइए भैया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दृष्टि में रखते हुए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले देखो, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। इट इज एलिजा बेस्ड टेक्निक, it is PCR based technique, it is used by forensic scientists, it is based on the fingerprinting of the individual, it is a test for paternity। तो इसमें से आपका जो राइट होगा, देखो पहली बात तो पीसीआर, जो पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली टेक्निक पे बेस होता है। जितने स्टेप उसमें कराए जाते हैं सेम वैसे भी इसमें इसमें भी स्टेप होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर फोरेंसिक साइंटिस्ट, ये भी सही है बात। इसके अलावा इट इज़ अ टेस्ट फॉर पैटर्निटी, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, बाकी जो एलाइजा टेस्ट वाली तो बात बिल्कुल गलत है, तो फर्स्ट वाले तो सही होंगे ही नहीं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, साउदर्न ब्लॉटिंग वही। ठीक है, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर पीसीआर। तो इसका राइट आंसर होगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक डीएनए प्रोब इज डिस्क्राइब्ड एज। उसको क्या बोलते हैं? मतलब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन का, जब डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं किसी बने बनाए प्रोब के साथ, एक पहले से बना हुआ प्रोब जो होता है उसके साथ जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग या आर द अबव मेथड। तो बताइए भैया 85 का कौन सा? तो इसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग। यही प्रोटीन होता तो उसको और कुछ बोलते हैं, आरएनए के लिए कुछ और बोलते हैं। ठीक, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलीज ऑन the technique of डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलीज ऑन रिपीटेटिव डीएनए, ये भी बात सही है। रिपीटेटिव डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। द प्रोब ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो प्रोब होते हैं वो क्या होते हैं? अननोन सिंगल स्टैंडर्ड लेबल्ड डीएनए। भाई अननोन कैसे हो सकते हैं? अननोन कैसे होंगे? क्योंकि हम जानबूझ के मार्केट से खरीद के भी लाते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोब। तो अननोन कैसे हो सकते हैं? अननोन नहीं होंगे। जैसा आपके डीएनए फ्रेगमेंट होंगे, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होंगे ना, उसी तरीके के आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोब यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं, देखो सिंगल स्टैंड आपका डीएनए का होगा, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या, सिंगल स्टैंड आपका डीएनए का होगा और उसमें एक प्रोब आपको जोड़ना पड़ेगा, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाला होगा, ठीक। तो इसमें नॉन सिंगल स्टैंडर्ड लेबल्ड डीएनए जो होता है उसको हम प्रोब बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? प्रोब। अभी हम इस वाली यूनिट पे पहुंचे नहीं है, तो जब हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताएंगे डिटेल में तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो वही, ये तो वही क्वेश्चन है भाई, हम भी कर चुके हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं। Genes of interest can be selected from a genomic library by using, genes of interest, genes of interest can be selected from a genomic library by using cloning vector या फिर डीएनए प्रोब्स या फिर जीन टारगेट्स या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए प्रोब जो होता है ये राइट आंसर हो जाएगा। जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग डीएनए प्रोब, क्योंकि डीएनए प्रोब में सीक्वेंस पढ़ के हम ये पता कर लेते हैं। व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड tagged with a radioactive molecule is called, a single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called, रेडियो मोलिक्यूल इज कॉल्ड, भाई उसको बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डीएनए होता तो थोड़ा और समझ में आने लगता है, न्यूक्लिक एसिड बात तो वही। टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। क्या बोलते हैं उसको? प्रोब बोला जाता है। देखो प्रोब पे क्वेश्चन एक बनने की चांस रहते हैं और जीनोमिक लाइब्रेरी पे भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन सॉल्विंग केसेस ऑफ पैटर्नल डिस्प्यूट्स, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलाइजा या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या बोलते हैं? तो भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही तो यूज करते हो, केसेस ऑफ पैटर्नल डिस्प्यूट्स, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज की जाती है, क्योंकि भाई थंब जो है सबका यूनिक है, फिंगरप्रिंट सबकी यूनिक है, सेम हो ही नहीं सकती। जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, सिर्फ उनका हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, द प्योनियर कंट्रीब्यूटर towards the use of human DNA fingerprinting in forensic science in India is, तो ये भैया लालजी सिंह ने किया था। किसने? लालजी सिंह, लालजी सिंह, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is used to select genes of interest from a genomic library। तो ये भी क्वेश्चन वही फिर से घुमा हुआ है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब्स बोलो या खाली प्रोब बोलो। तो क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द रोंग स्टेटमेंट। रोंग स्टेटमेंट आपको चूज करना है, रोंग। VNTR बिलोंग टू अ क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट डीएनए, बात सही है, ये बात सही है। डीएनए सीक्वेंसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, ये भी बात सही है। डीएनए सीक्वेंसेस जो है, सीक्वेंसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। भाई फ्रेडरिक सेंगर जो थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो सिस्टम है इसमें बहुत सारे इनका योगदान है, बहुत सारी चीजें उन्होंने ढूंढी थी, ठीक। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
was coordinated by USA डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये एकदम करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज इन रिपीटेटिव डीएनए। ये बात गलत है भैया, सिमिलरिटीज पे नहीं डिफरेंसेस पे होता है, ठीक। सैटेलाइट डीएनए नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। ये भी करेक्ट है, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए क्या काम करता है इसके बारे में भी तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन को कोड करे ये नॉर्मली हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि इस पे रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस क्वेश्चन हो चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई इसका भी यूज करोगे आप। टैग पॉलीमरेज, बिल्कुल, क्योंकि पॉलीमराइजेशन करवाओगे ना फ्रेगमेंट्स का। पहले आपका जो बड़ा सा डीएनए फ्रेगमेंट होगा तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करोगे, तोड़ोगे, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। छोटे छोटे फ्रेगमेंट फिर इनका पॉलीमराइजेशन करवाओगे। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हैं इनके कई सारे कॉपी बनाने के लिए आप पॉलीमराइजेशन करवाओगे, तो टेक पॉलीमरेज यूज करोगे। फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स यूज करोगे। प्राइमर्स तो इसी में पीसीआर जैसे करोगे ना स्टेप पीसीआर, तो उसमें प्राइमर्स यूज होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलेक्स जेफरी डेवलप द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक द प्रोब ही यूज्ड वाज। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलेक्स जेफरी का नाम भी याद रखना है आपको। तो इसमें क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। VNTR का मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। द टर्म साउदर्न ब्लॉटिंग रिफर्स टू, जो सदर्न ब्लॉटिंग होता है इसका क्या मतलब है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू नाइट्रोसेलुलोज शीट इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस। क्वेश्चन है अगला द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, इनिशियली डेवलप बाय, तो अभी बताया एलेक्स जेफरी। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक, ये जो हमारा क्वेश्चन है इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द प्रोब से रिफर टू, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द प्रोब रिफर्ड टू। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे ये पता चलेगा कि लास्ट तक कितने लोगों ने देखा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो आई होप आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर वैसे भी तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं हो। देखो एक टीचर के अंदर से चीज़ें जितनी आप छीन पाओ उतना ही आपका फ़ायदा होगा। जितनी चीज़ें आप निकालोगे, हमसे छीनोगे, निकालने की कोशिश करोगे, उतनी आपकी रैंक बढ़ेगी हमेशा, ठीक है। तो लेकिन ये सब काम है कहाँ, आप लोग तो फालतू की बकवासें करते हो ग्रुप पे, ठीक है। तो मस्त पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।